Hello, my dear students. Welcome to class 10th chemical reaction and equation chapter. आज के सेशन में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें तमाम तरह के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में जो भी एग्जाम्पल्स होंगे उसको उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो आइए आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यू आउटकम्स। जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसके होने के बाद कुछ आउटकम्स उभर के आते हैं और उस आउटकम्स के बेसिस पे हम बोल सकते हैं जब दो सब्सटेंस आपस में मिल रहा है तो उन दोनों सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर इस बात को अगर डेली लाइफ से रिलेट करके सोचे समझे तो भगवान न करे, गॉड न करे किसी के साथ हो, जैसे कि बाय द वे किसी के साथ एक्सीडेंट होता है रोड वगैरह पे, तो वहां पे एक्सीडेंट होने के बाद में आफ्टर सम टाइम कुछ लोग जब जाते हैं तो वहां पे मोटरसाइकिल पार्ट्स यानी कि बाइक के टूटे फूटे पार्ट्स, आपके ब्लड्स वगैरह गिरे हुए दिखाई दे सकते हैं। उस बाइक के गिरे हुए पार्ट्स, ब्लड गिरे हुए को देख के हम इस अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा। ठीक उसी तरह से जब दो सब्सटेंस आपस में मिल रहे होते हैं तो उनके मिलने के फलस्वरूप एज ए रिजल्ट मेन प्रोडक्ट तो बनता ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसके अलावा कुछ आउटकम्स बाहर निकलते हैं। उस आउटकम्स के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि उन दोनों सब्सटेंस के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जब भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट हो रहे होते हैं तो उनमें से कुछ आउटकम्स बाहर आते हैं। वह आउटकम्स है पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड चेंज इन कलर, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर, फिफ्थ चेंज इन स्टेट। बारी बारी से इनको हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम लोग जानते हैं सबसे बेस्ट जो आपका एसिड है, आपके रियल लाइफ में तमाम जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है, वह है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा है एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम इधर से ले लिए मेटल मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, सोडियम Na। हम इधर से एक एसिड लेंगे और इधर से एक मेटल, ये दोनों को आपस में रिएक्शन करवाते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल Mg को रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ। तो जब मैग्नीशियम H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और बनाता है MgSO4। अब बेचारा हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर उस जिस इंस्ट्रूमेंट में रिएक्शन हो रहा होता है उस इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकल रहा होता है। तो मैग्नीशियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस का बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा होता है, हाइड्रोजन गैस। कैसे याद रखेंगे कि जब जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब तब एसिड में मौजूद हाइड्रोजन को मेटल लात मारेगा, जिसको वजह से हाइड्रोजन बेचारा अलग हो जाएगा और वह गैस के रूप में बाहर निकलेगा। अगर हम यहाँ पे जिंक ले लें और इधर से एक एसिड ले लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब भी आपका रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा। तो आपका सेकेंड जो एग्जांपल्स हो जाएगा बी नंबर, वह है आपका Zn जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो फिर वापस वही कॉन्सेप्ट, जब जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब तब एसिड में मौजूद हाइड्रोजन को मेटल लात मारेगा। तो फिर यहाँ जिंक जो मेटल्स है वह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो बनेगा ZnCl2 प्लस H2
और इस केस में भी आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा होता है। और ये भी आपका एग्जांपल हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का। अगर थर्ड एग्जांपल बात करें तो हम इधर से सोडियम ले लेते हैं, इधर से कार्बोनेट, तो बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इधर से आपका एसिड ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो जब सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन करेगा तो बनेगा 3 सब्सटेंस NaCl प्लस H2O और प्लस CO2। और इस रिएक्शन में हम पाते क्या है कि जब आपका सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस इंस्ट्रूमेंट से जिस इंस्ट्रूमेंट में ये रिएक्शन कर रहा होता है गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा होता है, बाहर निकल रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग 3 एग्जांपल के माध्यम से समझे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होता है। यानी कि मेन प्रोडक्ट तो आपको बनता है Mg जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो MgSO4, लेकिन इसके अलावे बन रहा है हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन गैस के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे मैग्नीशियम और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो चूंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है तो मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है। सर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब आपस में रिएक्शन हो रहा है तो मेन प्रोडक्ट ZnCl2 बन रहा है जिंक क्लोराइड, लेकिन इसके साथ साथ आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं चूंकि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। ठीक उसी तरह से सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं तो 3 मेन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्यू आउटकम्स बाहर निकल रहा है रिएक्शन के फलस्वरूप, इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में क्या हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है। अब है कि हम कैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस को याद रखेंगे, कैसे हम पता करेंगे कौन सा गैस कब इवॉल्व होगा। तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट छोटा सा याद रखना है कि जब जब मेटल रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तब तब एसिड में मौजूद हाइड्रोजन को मेटल लात मारेगा और उस सिचुएशन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा होगा। आपको एग्जांपल के फलस्वरूप याद रखना है H2SO4 HCl और इधर से Mg और जिंक सोडियम, कि इधर से एक मेटल ले लेना है, इधर से एक एसिड, दोनों को रिएक्शन करवा लेना है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाना है, लात मरवा देना है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा देना है। अगर थर्ड एग्जांपल के ऊपर बात करें तो थर्ड एग्जांपल में आपको मेटल लिया है सोडियम, इधर से ले लिया है कार्बोनेट। यानी कि जब जब मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तब तब 3 सब्सटेंसों का फॉर्मेशन होता है, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको भी आपको याद रखने के लिए आप हमेशा मेटल के साथ कार्बोनेट ले लीजिए और दोनों एसिड में से कोई एक एसिड ले लीजिए और दोनों को रिएक्शन करवाइए और यहां से आपका हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके आपका वहां पे वह मेटल टेक प्लेस कर लेगा, तो वहां से एक साल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और इस सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आया होगा और इस तरह से आप इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल याद रख सकते हैं। अब आते हैं कि सर जब दो सब्सटेंस आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कि हो ना हो उसमें से जरूर कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रहा होगा। ठीक उसी तरह से अगर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं तो एक मेन प्रोडक्ट तो बनता ही है, उसके साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट होता क्या है, इसको शॉर्ट में पीपीटी भी बोल सकते हैं। ए प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट व्हिच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या है, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। जब दो सब्सटेंस आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप यह वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में मेन प्रोडक्ट के साथ आउटकम्स के रूप में बाहर निकल रहा होता है। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट में यह दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यह बॉटम में जाके बैठ रहा होता है जिसे बोलते हैं पीपीटी। आइए एग्जांपल समझते हैं। हम ले लिए हैं पोटेशियम आयोडाइड Ki और इसको रिएक्शन कराते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 के साथ। तो क्या बनेगा, इसको हम कैसे कर पाते हैं तो समझते हैं। पोटेशियम का वैलेंसी होता है +1, आयोडीन का वैलेंसी होता है -1, लेड का वैलेंसी होता है +2, नाइट्रेट का वैलेंसी होता है -1। यहां से हम क्या कर लेंगे कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ
एक्सचेंज करवाएंगे तो आपका बनेगा KNO3 और प्लस में इसका Pb का प्लस इसके आयोडीन के माइनस के साथ आएगा तो बनेगा PbI2। तो जो KNO3 है वो आपका सॉल्यूशंस होगा और उस सॉल्यूशंस के बॉटम में जाके PbI2 बैठेगा जो PPT के फॉर्म में बैठेगा और ये किस कलर में मौजूद होगा, येलो कलर में। मतलब क्या हुआ कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे तो इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को भी मिल सकता है, चाहे आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देखने को मिल सकता है। और इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि सर पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों जब केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो इनके साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि आप इन पांचों इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, इन पांचों में से कोई एक देखने को मिल सकता है, या दो देखने को मिल सकता है, या तीन देखने को मिल सकता है, या चार, या पांचों एक साथ। लेकिन पांचों एक साथ देखने को बहुत कम मिलता है, दो देखने को मिल सकता है, तीन देखने को मिल सकता है। इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस के बेसिस पे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बेसिस पे ये दो सब्सटेंसों के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। जिस तरह से हम आपको इनिशियली बोले कि जब कहीं भी एक्सीडेंट होता है रोड पे तो जब आप बाद में जाते हैं तो वहां पे बाइक पार्ट्स, ब्लड वगैरह गिरे हुए रहते हैं, उस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि वहां पे क्या हुआ था, तो एक्सीडेंट हुआ था। तो ठीक उसी तरह से दो केमिकल सब्सटेंस आपस में मिल रहे होते हैं तो मेन प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्यू आउटकम्स बाहर निकलते हैं, उस फ्यू आउटकम्स के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि उन दोनों सब्सटेंस के बीच में क्या हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। आइए एक और एग्जांपल से देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे हम ले लिए हैं बेरियम क्लोराइड, इसको रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ। हम नहीं जानते हैं क्या बनेगा, देखिए हम कैसे इसको फॉर्मेशन करवाते हैं, प्रोडक्ट के रूप में क्या चीज बनता है। यहाँ से बेरियम का वैलेंसी +2, क्लोरीन का वैलेंसी -1, हाइड्रोजन का वैलेंसी +1, सल्फेट का वैलेंसी -2। अब इन दोनों सब्सटेंस आपस में अपने आयंस का एक्सचेंज करेंगे, तो बेरियम अपना आयंस का एक्सचेंज करके सल्फेट के साथ जाएगा तो बन जाएगा BaSO4, और हाइड्रोजन अपना आयंस का एक्सचेंज करेगा क्लोरीन के साथ तो बन जाएगा HCl। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो HCl होगा वो आपका सॉल्यूशंस होगा, और जिस इंस्ट्रूमेंट में, जिस बर्तन में आपको बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर रहे होंगे उस वेसल्स में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के फॉर्म में बन रहा होगा, और बेरियम सल्फेट आपको पीपीटी के रूप में उस इंस्ट्रूमेंट्स के, उस वेसल्स के बॉटम में जाके बैठ रहा होगा, और इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट। और इस पीपीटी बनने की वजह से BaSO4 के बनने के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो कुछ फ्यू आउटकम्स बाहर निकलते हैं, उस फ्यू आउटकम्स के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि उन दोनों सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग दो चीज देख लिए कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक इवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इन दोनों के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि दो सब्सटेंसों के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। अब आते हैं चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर में जो एग्जांपल है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो होता है पर्पल कलर का, उसको जब रिएक्शन करवाते हैं सिट्रिक एसिड के साथ तो यह पोटेशियम परमैंगनेट आपको बदल जाता है किस कलर में, यह आपका पर्पल कलर से कलरलेस हो जाता है। तो कलरलेस होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट और सिट्रिक एसिड के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। ठीक उसी तरह से आपका दूसरा एग्जांपल है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसको जब रिएक्शन करवाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कलर होता है किस कलर में होता है, ऑरेंज। और जब यह सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है ये चेंज हो जाता है ऑरेंज से ग्रीन। और इस तरह से जब कलर चेंज होता है तो हम इस कलर चेंज के बेसिस पे बोल सकते हैं कि उन दोनों सब्सटेंसों के बीच में यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फर डाइऑक्साइड के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो जो चेंज इन टेम्परेचर है 4th नंबर, उसके बेसिस पे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और सेकंड होता है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सो मतलब होता है बाहर आना, और थर्मिक मतलब होता है हीट। जब हीट बाहर आता है, जब दो सब्सटेंस आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इंडो मतलब होता है एब्जॉर्ब और थर्मिक मतलब हीट। जब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा होता है तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन।
आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। एक्सोथर्मिक दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट प्रोड्यूस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो लिए है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो आम बोलचाल के हिस्सा में इसे बोलते हैं कली चूना, जो आपको दीवारों पे व्हाइट वॉशिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम उसको घर ले आते हैं हार्डवेयर के दुकान से खरीद के, और जब उसे हम लोग फुलाते हैं पानी के साथ, तो जिस इंस्ट्रूमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड को फुलाते हैं उस इंस्ट्रूमेंट, उस वेसल्स का टेम्परेचर क्या हो रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। टच करेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा, हॉट महसूस होगा। ये रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हीट। चूंकि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज यही कारण है द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट, दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन हीट इज प्रोड्यूस। नेक्स्ट हम लिए है, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं फूड मटेरियल्स, उसका रिएक्शन होने के बाद वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज का जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ, और वहां पे रिएक्शन टेक प्लेस करता है, और रिएक्शन टेक प्लेस होने के बाद बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी। चूंकि इस रिएक्शन में भी आपको एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है हीट के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वह आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में आपका 38 एटीपी के रूप में एनर्जी, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। हम इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते चल रहे हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। फिलहाल के तौर पे ये दोनों एग्जांपल आपके एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। तो हम पाए क्या कि अगर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे तो हो सकता है सर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। इन चारों पांचों में से कोई अगर एक देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं इस बेसिस पे कि उन दोनों सब्सटेंसों के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें चेंज इन टेम्परेचर में इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो, यानी कि जिस बर्तन में दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे तो उस बर्तन के टेम्परेचर, उस वेसल्स का टेम्परेचर आपको इंक्रीज ना करके डिक्रीज कर रहा होगा, यानी कि टच करने पर आपको हॉट ना कोल्ड हो रहा होगा, कोल्ड महसूस हो रहा होगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आइए इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है NH4Cl के साथ तो उस समय बनता है आपका क्या बनेगा, इसको देख लीजिए, बनेगा BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया NH3 प्लस वाटर। और जिस बर्तन में, जिस इंस्ट्रूमेंट में रिएक्शन कर रहा होता है उस इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर जो होता है वह डिक्रीज करता है। दैट इज यही कारण है कि जो हीट है आपको रिएक्टेंट साइड लिखाता है। जब आपका हीट इंक्रीज होता है यानी प्रोड्यूस होता है तो उस समय आपको हीट को हम लोग प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं। तो आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का आपस में रिएक्शन होकर बेरियम क्लोराइड बनाना, अमोनिया बनाना और वाटर बनाना और इस इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाना, यहीं टच होने पर कोल्ड महसूस होना, आपका बेस्ट एग्जांपल हुआ किसका, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस का। नेक्स्ट है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो हीट देंगे तो हीट इंक्रीज नहीं होगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके लेकर यह कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, टूटेगा, आप बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड आप प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इन दिस रिएक्शन में भी आपको हम पाते क्या है कि हीट एब्जॉर्ब होता है और जिस इंस्ट्रूमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा होता है उस इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। दैट इज व्हाई यही कारण है कि ये भी आपको किस कैटेगरी में आएगा, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा। लास्ट है चेंज इन स्टेट। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। इन दोनों के मिलने से एक न्यू सब्सटेंस बनता है वाटर H2O, जो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि चूंकि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलके एक न्यू सब्सटेंस वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है और इन दिस रिएक्शन आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का स्टेट बदल के एक न्यू स्टेट वाले सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर जो लिक्विड स्टेट में पाया है तो हम पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के 5 और पांचों में से हमको एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है, चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट एग्जांपल है चेंज इन स्टेट का।
The combustion reaction of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas. आप लोग कैंडल दीपावली के शुभ अवसर पर जलाते हैं, तो कैंडल जब बर्निंग कर रहा होता है तो उस समय आप ऑब्जर्व किए होंगे कि कैंडल के विक के आसपास आपका गड्ढे हो जाते हैं। उस गड्ढे में कैंडल वैक्स आपको लिक्विड स्टेट में होते हैं, और लिक्विड स्टेट यानी कि सबसे पहले आपका जब कैंडल जल रहा होता है तो उस समय यह वैक्स को सबसे पहले मेल्ट करवाता है सॉलिड से लिक्विड, और फिर यह लिक्विड को फर्दर टेम्परेचर मिलते जाता है, और वो लिक्विड फिर आपको गैस के फॉर्म में ऊपर विक को मिलते जाता है, जो बत्तियां लगा हुआ रहता है, धागे की तरह जो संरचना लगा रहता है उसको यह कैंडल वैक्स आपको गैसेस फॉर्म में मिलते रहता है, और निरंतर कैंडल क्या होते रहता है, जलते रहता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स भी आपको चेंज इन स्टेट का बहुत खूबसूरत एग्जांपल है। इस तरह से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखें। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं: इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। यानी मतलब क्या हुआ पूरे कहानी का कि अगर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे, इन पांचों में से कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा, और उस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि दोनों सब्सटेंसों के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। पांचों में से आपको 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, लेकिन एक जरूर देखने को मिलेगा, एक से अधिक भी देखने को मिल सकता है। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।